अगर आपको पता चलेगा कि आप बताइए, उसके बाद आप। तो नेता नगरी के इस सत्र में हम दिल्ली के निकाय चुनावों की बात करेंगे, एमसीडी इलेक्शंस। हो सकता है जब न्यूज रूम की मीटिंग्स में हम बात करते हैं तो हमें कई कई बार ये बहुत देश भर के दर्शकों के लिए लगता है कि शायद उतनी बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन फिर आप दिल्ली में उतर के देखते हैं, दिल्ली के पत्रकारों से सुनते हैं, दिल्ली के पत्रकारों की भाषा, उनकी शब्दावली में जब समझते हैं तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है पूरी दिल्ली में। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीकों से इस चुनाव को जीतने में लगी हैं। बीजेपी के आला दर्जे के नेता उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार में। आम आदमी पार्टी जिस जो जो स्टेक पे यहाँ पे चुनाव रख के चुनाव लड़ रही है वो तो जाहिर है ही है। उसके अलावा जो आप बीच की रस्साकशी है वो भी एकदम एविडेंट हो चली है। इन सबके बीच में कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी है। तमाम अपने अपने दावे और अपनी अपनी कहानियां हैं और इन सब पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे आज तक के पत्रकार कुमार कुणाल जी, जो दिल्ली और दिल्ली के तमाम इलाकों की खाक छान रहे हैं इन दिनों। और हमारे साथ होंगे रामेश्वर दयाल जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के, और जिनके बारे में मुझे शूट के तुरंत पहले बताया गया है कि बहुत महीन से महीन कहानियां और बहुत महीन से महीन जानकारियां रामेश्वर जी छिपाए बैठे हैं अपने साथ। और हमारे साथ ही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। वो भी दिल्ली के तमाम पॉलिटिकल इक्वेशंस को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी लोगों का नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वर जी, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करना चाहूंगा मैं। जी। आ, दिल्ली में सर इस समय बहुत कुछ चल रहा है। मतलब अभी मैं आइस ब्रेक करना चाह रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइस ब्रेकिंग, एक बातचीत शुरू करना चाह रहा हूं आपसे कि एमसीडी का चुनाव तमाम पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि आप सब कुछ झोंक के यहाँ पे टूट पड़ते हैं। क्या कहानी है सर यहाँ पे? अरे सर, ये तो सर ना कहें, सब। सिद्धांत कहें आप, प्लीज सर, आप बहुत सिद्धांत वरिष्ठ। जी, सिद्धांत जी, ये तो आप मान लीजिए कि दिल्ली जो है वो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो दिल्ली का जो 94% जो एरिया है वो एमसीडी के पास है। दिल्ली की जो भी कुल आबादी है वो 95% आबादी वो एमसीडी के एरिया में रहती है। तो सब कुछ तो एमसीडी के पास है। यहाँ पे यहाँ दो निकाय और भी हैं। एक है अपना कैंटोनमेंट और एक है एनडीएमसी। ये तो सब 2-3% के लोग हैं। बाकी 94%, 96% की जब बात होगी तो क्यों नहीं लोग लड़ेंगे, क्यों नहीं लोग जान लगाएंगे। सारी शक्ति, सारी ताकत, पैसा और पावर जो है वो एमसीडी में है। दिल्ली की अगर देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग में आप बैठने लग जाएंगे, आप बड़े नेता हो जाएंगे, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे, ऐसा दफ्तर तो दिल्ली सरकार का दफ्तर नहीं है। हम्म। और काम क्या है, काम बहुत सारे काम है, सारा बिल्डिंग बायलॉज सारा एमसीडी देखती है। दिल्ली के अंदर छोटे बड़े पार्क वो एमसीडी के पास हैं हम्म। सारे। प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन उसके पास है। प्राइमरी डिस्पेंसरीज वगैरह उसके पास है। रोड्स, नाले, सफाई व्यवस्था, क्या क्या नहीं है एमसीडी के पास। तो एमसीडी के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? जान लगा देंगे वो तो, जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे वो तो। ले भी लेंगे। ले भी लेंगे। तो लेने अच्छा। देने की बात चल रही थी, अभी आपने देखा नहीं, वो कह रहे कि मेरी जान ले रहे हैं, वो कह रहे उसको जान दे रहे हैं। हाँ, मनोज तिवारी और अनिश सिसोदिया के बीच की वार्तालाप। लड़ाई हाँ चल रही कुणाल है। जी। अच्छा रामेश्वर जी, एक बार याद आ रहा है कि एक बार हम जब कवर करते थे 2002-2007 की बात है। हाँ उस जी। समय एक जान लेने की जब बात हुई तो एक जान चली भी गई थी और दो पार्षद थे, या त्रिकोण, प्रेम त्रिकोण बन गया था उस समय। हाँ जी। हाँ क्या जी। याद कहानी, होगा क्या आपको? क्या कहानी है सर रामेश्वर क्या जी? कहानी, जरा वो बताइए ना कि वो जो अरे त्रिकोण बना था देखिए वो सर, प्रेम त्रिकोण। इन्होंने कुणाल जी ने जो है ना, बहुत पुरानी और बहुत शानदार, शानदार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी की मौत हो चुकी थी तो इसलिए शानदार तो नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये था कि पॉलिटिक्स में ऐसा भी हो सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर मोहब्बत भी हो सकती है पार्षदों के बीच में, महिला पुरुष पार्षदों के बीच में। और सौतिया डाह भी हो सकता है। और इस सौतिया डाह में जान भी चली जाती है। ये तो पहली बार देखा, मुझे तो लगता है देश ने पहली बार देखा। एमसीडी के एक बहुत बड़ी नेता, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम एमसीडी के अंदर, 2002 से लेकर 2007 तक। कुणाल जी उस टाइम और हम सब दोनों कवर करते थे। तो जो सबसे बड़े नेता थे एमसीडी के, मनोज जी भी जानते हैं, मनोज मिश्रा जी, हम्म। उनके दाएं हाथ थे, वो सब कुछ वही देखते थे। उनका एक
किसी महिला पार्षद से प्यार हो गया। महिला पार्षद थी आउटर दिल्ली की, दिल्ली देहात की। अच्छा, ये थे दिल्ली शहर के। महिला अब पार्षद से उनको प्यार हो गया आउटर दिल्ली की। हाँ जी, ओह अच्छा। मतलब प्यार की ऐसी चर्चाएं चली, ऐसा मामला चला। लेकिन उससे पहले भी एक और महिला पार्षद उनसे प्यार कर रही थी। ओहो। त्रिकोण अच्छा। एंगल बन गया, जो भी अभी अभी इन्होंने बताया ना कुणाल जी, तो त्रिकोण एंगल बन गया। हम्म। तो जो पहले वाली जो महिला थी जो उनसे प्यार करती है, और नई वाली दिल्ली देहात वाली थी, उसके अंदर उनमें आपस में टचल हो गई। तो फिर ये रहा कि लंबा किस्सा है। कुछ उसके बाद ये मतलब हुआ अगर आप नाम न बताना चाहें, पार्टियां ही बता दें कम से कम। सब कांग्रेस, सब तीनों कांग्रेसी थे। कांग्रेस के थे। सब सब कांग्रेस ठीक है। तीनों कांग्रेस कांग्रेसी थे। ठीक है। कांग्रेस जो है और ना, ये मजेदार किस्सा सुनिए। हाँ रामेश्वर जी बताइए। कांग्रेस जो है ना, वो बहुत अच्छी पार्टी है, शानदार और जानदार पार्टी है। वो कहती है प्यार लो और प्यार दो, कांग्रेसियों का काम ये है। ओके। तो ये ट्रायंगल बना। ट्रायंगल में ये हालत हो गई कि जो एक महिला थी वो सोतिया ढहा हो गया। उसने उन पार्षद की जो उनके प्रेमी थे, कुणाल जी समझ रहे हैं, उनकी हत्या करवा दी अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और वो नहर जो है, गंग नहर के अंदर, हाँ वो हाँ। उनको उनकी लाश फिकवा दी। और कई दिनों के बाद वो जाल वल लगाया, तब उन बेचारों की डेड बॉडी मिली। आज वो महिला जेल में है, शायद वो छूट गई, लेकिन वो जब तक जेल में रही तब भी वो दबंग रही। अच्छा, तो ये केस अभी चल रहा है कि अभी केस नहीं, बंद हो चुका है? उसको सजा हुई, आजीवन कारावास हो गया था उस महिला पार्षद को। अच्छा। हाँ, देखिए जो दूसरी महिला थी, जो दिल्ली देहात वाली जो महिला थी, वो बहुत शरीफ थी। बहुत शरीफ थी, बहुत समझदार, अच्छे पढ़े लिखे परिवार से थी। उन्होंने बहुत ज्यादा इस मामले को तूल नहीं दिया। लेकिन अच्छा, वो दूसरी पार्षद थी, उसको थोड़ी नाराजगी उसकी बढ़ गई थी। लेकिन वो नाराजगी इतनी बड़ी कि एक पार्षद की जान चलेगी। 3 पार्षदों के बीच का प्रेम था ये। हाँ जी, उसमें अच्छा। एक की जान चलेगी। हाँ। पार्षदों के प्रेम और नेताओं के बीच में प्रेम के कुछ किस्से इन दिनों भी बड़े चलन में हैं। हम लोग जब न्यूज रूम में बैठते हैं और सामने बहुत सारे चैनल चलते रहते हैं, और वहां पे लिखा जाता है कि सब कोई एक दूसरे को फंसाने में तुला हुआ है, सबके ऐसे ऐसे आरोप हैं। जैसे दिल्ली के नेता और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं सत्येंद्र जैन के किस्से इन दिनों काफी चर्चा में हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं। एक बार कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन कैदियों पर प्रेशर बना रहे हैं, तमाम चीजें, ये सब आरोप लगते हैं। फिर कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, तो जेल से एक वीडियो आउट होता है जिसमें वो किसी व्यक्ति से मसाज करवा रहे हैं सर पे, और कंधों की चंपी, पैर पे मसाज वगैरह करवा रहे हैं। इसके बाद उसके तरफ से आता है, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दायर किया जा रहा है कि जेल में वजन गिर रहा है। तो फिर जेल से एक और वीडियो लीक होता है उनकी ही सेल का, और उस वीडियो में सत्येंद्र जैन खाना खाते हुए दिख रहे हैं, और सोर्सेज के हवाले से कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है जेल प्रवास के दौरान। कुणाल जी, दिल्ली में क्या हो रहा है? सीसीटीवी की फुटेज आसानी से मिल जाती है क्या इन दिनों? आप तो दिल्ली कवर कर रहे हैं सर, क्या है सीन? बड़ी मजेदार बात है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगवाने की जो जद्दोजहद थी, उसको लेकर के सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग धरने पर बैठे थे एलजी हाउस में। याद होगा आपको, जी। 7-8 दिन पूरा वहां पर उन्होंने धुनी रमा दी थी कि अब तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, अब सीसीटीवी कैमरा लगने की फाइल होगी कि क्लियर दिल्ली में, तभी हम जाएंगे। अब वही सीसीटीवी कैमरा गले की फांस बन जाए, जेल में लगा हुआ। हालांकि जेल में पहले लगा है सीसीटीवी कैमरा, पूरी दिल्ली में बाद में लगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से जुड़ा हुआ हो गया। अब मामला यह है कि अब सीसीटीवी कैमरा तो हर सेल में लगता है, लेकिन हर सेल से लीक नहीं होता है। जेल में जेल मंत्री रहते हुए उनको जेल हो गई, बाद में उनका जेल विभाग छीन लिया गया, लेकिन मंत्री बने रहे, आज भी मंत्री हैं। तो बात यह है कि टाइमिंग का पूरा खेल है। ये जो वीडियो फुटेज है वो है सितंबर की, अक्टूबर की, लेकिन लीक हो रही है नवंबर में आकर के, जब एमसीडी के चुनाव है। एमसीडी के चुनाव में अब ये अहम किरदार बन गए, सत्येंद्र जैन खासतौर पे अहम किरदार बन गए। किरदार इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो एक वाया मीडिया है कि अरविंद केजरीवाल को अगर करप्शन में घसीटना है तो मनीष सिसोदिया के जरिए अभी उतना हो नहीं पाया संभव, लेकिन सत्येंद्र जैन एक ऐसी कमजोर कड़ी है जिनकी वजह से केजरीवाल साहब की गर्दन फंसी हुई है। ले दे करके जब एक पर सफाई देते हैं कि देखिए उनकी तो फिजियोथेरेपी हो रही थी,
तो अल्लाह के पटक दिया जाता है कि देखिए ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है नहीं, ये तो रेपिस्ट है। उसके बाद वो सफाई देते रहते हैं कि चलिए अब अमित शाह जी भी जब गुजरात में जेल में थे तो उनकी भी बड़ी खातिरदारी होती थी। उसके बाद बात हुई कि अभी खातिरदारी की बात हो रही थी, खाना पीना चल रहा था कि वो जैन हैं सत्येंद्र जैन और बिना मंदिर जाए हुए पूजा पाठ करके वो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, इसीलिए वो फल फूल सब्जी पे ही चल रहे हैं, जीवन 28 किलो वजन गिर गया है, ये भी बात आई थी। 28 किलो वजन भी गिर गया है। अगले ही दिन खेल हो जाता है, अगले ही दिन वो कीवी के फोटो, केले खाते हुए, खीरा खाते हुए, गाजर खाते हुए, वो फोटो क्या वीडियो, तमाम वीडियो सब जगह चस्पा कर दी जाती है। तो ये एक ऑप्टिक्स है, पॉलिटिक्स ज्यादातर ऑप्टिक्स होता है, क्या दिखता है, क्या खेल हो रहा है, दिखाने की आप कोशिश करेंगे हम बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा दिया गया, देखिए जी ये तो रेपिस्ट थे, मसाज कराते हैं और 5 स्टार होटल की तरह से जेल का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है अभी पूरा का पूरा खेल है। अब इस ऑप्टिक्स शुरू कहाँ थी बात, कूड़े के पहाड़। ऐसा थोड़ी है कि पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है, नहीं है। जब केजरीवाल गाजीपुर के पहाड़ पे आए थे, बिल्कुल माहौल बना दिया अरविंद केजरीवाल ने कि 8 साल में पहली बार आए, बतौर मुख्यमंत्री पहली बार आए थे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए। तो ये ऑप्टिक्स है, उन्होंने कूड़ा दिखा करके कोशिश की कि देखिए पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है। तो ऑप्टिक्स का पलट ऑप्टिक्स, ये जो वीडियो है वो दूसरा ऑप्टिक्स कर दिया कि देखिए इनकी तो पूरी राजनीति ही कूड़ा है, तो अब कूड़े में अब खेदिए। अब यही है कीचड़ राजनीति का, जो रामेश्वर की कहानी बता रहे थे कि कहाँ एमसीडी में क्यों होता है। 1 पैसे सैलरी नहीं मिलती है पार्षद को, लेकिन लाखों लाख टिकट खरीदने में, उसके बाद चुनाव लड़ने में पूरी जोर लगाई जाती है और टिकट लेने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। बड़ा अजीब सी चीज है। 1 पैसा सैलरी नहीं है, 300 रुपया उनको हर मीटिंग में जाने का मीटिंग भत्ता मिलता है। बस महीने में 1 मीटिंग होती है हाउस की, 1 महीने में 300 रुपए की कमाई है। ओला उबर लेंगे ना तो उससे ज्यादा नजफगढ़ से आने में सिविक सेंटर में 1000-1200 रुपए तो ओला उबर वाला ले लेगा। वो 300 रुपए की मीटिंग के लिए इतनी मारामारी है, इतनी मशक्कत है, जान लेने पर भी और जान देने पर भी लोग उतारू हैं, जैसा रामेश्वर जी कह रहे हैं। अच्छा कुणाल जी, मैं मनोज जी के पास जाऊं उसके पहले एक चीज यहाँ पे एक और पूछना जरूरी हो रहा है, क्योंकि टॉपिक ही वो डिस्कस हो रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक मुझे लगता है एक पहलू पे बहुत सारे लोगों ने कम बात हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि बात नहीं हुई, लेकिन कम बात हुई कि जेल से ये सतत वीडियो लीक कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है, एक ऑर्डर का, एक सिस्टम का एक सवाल ये भी उठता है कि भाई जेल से वीडियो लीक कौन कर रहा है। सत्येंद्र जैन ईडी के केस में है, ईडी ने कहा कि हमने वीडियो नहीं लीक किया है, कोई पिछले 2-4 दिनों पहले की खबर है। ठीक है, मतलब ईडी क्यों कहेगी कि हमने वीडियो लीक किया, और मतलब ये आपको, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा अभी ग्राउंड पर है कि वीडियो लीक करने वाला कौन है जो जेल के वीडियो की फुटेज वहां से मस्त एक पेन ड्राइव में करके ट्रांसफर कर दे रहा है, व्हाट्सएप वेब के जरिए ग्रुप में डाल दे रहा है कि भाई अब चला ले तू लोग। क्या क्या कहानी है? देखिए खेल कैसा है ना, ये वीडियो आज का है नहीं, ये वीडियो तो पहले आ चुका था पेन ड्राइव में। वो पेन ड्राइव में इंतजार कर रहा था एमसीडी चुनाव, वो आज का वीडियो नहीं है। ये पेन ड्राइव में पुराना इंतजार कर रहा था, मौके का इंतजार था। वो होता है ना टाइमिंग, वो क्रिकेट में टाइमिंग लगता है तो चौका या छक्का जाता है, यहाँ टाइमिंग होता है तो सीटें निकलती है। तो ये खेल पूरा पॉलिटिक्स टाइमिंग का भी है। तो टाइमिंग का इंतजार था कि अब कब असली टाइम पे हिट किया जाएगा, कब नब्ज कौन सी दबानी है। डॉक्टर को पता होता है ना कि कौन सी नब्ज कहाँ है, किसकी कौन सी कमजोर नब्ज है, तो वो सब जानते हैं। तो यही है पॉलिटिक्स का। तो कई सारी चीजें हैं, कहाँ बदलाव किया गया। जब अप्रैल में एमसीडी चुनाव टाले गए, उसके बाद मई में एलजी साहब बदल दिए गए सबसे पहले, और उसके बाद खेल शुरू हो गया। खेल शुरू हुआ जेल में, जेल के बाहर, जेल के अंदर, सारी जगहों पे जांच शुरू हुई। उसके बाद जांच ने रफ्तार भी पकड़ी और जेल में जो लोग थे, सुकेश चंद्रशेखर, आपको वो चिट्ठी लिखने लग गए डेली के डेली कि देखिए हमसे भाई ये तो वसूली कर रहे हैं। तो और अच्छा, उस समय का सबसे बड़ा कीवर्ड सुकेश चंद्रशेखर, एक बड़ा कीवर्ड, एक दूसरे कीवर्ड सत्येंद्र जैन के खिलाफ एलजी को चिट्ठी लिखने लगा। एग्जैक्टली और वकील साहब धड़ाधड़ दे, हर रोज एक चिट्ठी जा रही थी, जैसे अभी वीडियो आ रहा है वैसे चिट्ठी आ रही थी। तो ये सब चीजें हैं, ये एक ना एक कहीं ना कहीं से उसकी तय है टाइमिंग की, कब क्या होता है। वो फिल्मों की डेट होती है ना कि रिलीज करने की टाइमिंग, फिल्म बन करके तैयार है,
डब्बा कब खोलना है, रिलीज कब होनी है, मुहूर्त कब निकलेगा, उस पर इंतजार होता है। तो वो होता है क्या कि अच्छा ईद के दिन रिलीज करनी है या दिवाली के दिन या फिर होली के दिन, उस दिन बड़ी अच्छी व्यूअरशिप आएगी, उस दिन खूब चलेगी फिल्म, लोग भाई लोग एकदम टूट पड़ेंगे सिनेमाघरों में। तो वो उसी तरीके से अभी जो है इस फिल्म की सबसे ज्यादा जरूरत जो है टीआरपी जिसको हम कहते हैं, इस फिल्म की टीआरपी तो अभी ही है, क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में किसी को जरूरत है, किसी को उस पर डिफेंड करना पड़ेगा, किसी को बैक फुट पर डालेंगे, कोई फ्रंट फुट पर खेलेगा, तो लोग चटकारे लेकर के देखते भी है, देखिए 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 मंत्री जी, अरे वाह क्या पैर दबा रहे हैं, मसाज भी करवा रहे हैं। और ये कौन सा होता है फिजियोथेरेपी जिसमें सर में मसाज होता है स्पाइन में दर्द होने की वजह से। तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये किस्से कहानियां लोग जो है चाय पे खूब चुस्की लेकर खूब मजे में, ये बताइए ये जो सर में जो चंपी हो रही है ये कौन सी फिजियोथेरेपी है। तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, और इसका मकसद भी है ये लीक करने का कि इस तरीके की चकल्लस बातें हो, असली मुद्दों से ध्यान खिसक जाए, चुनाव इसी में लड़ लिया जाए। तो ये खेल है, यही तो चुनाव का खेल है, और चुनाव में मजा इसी वजह से होता भी है। हाँ, मैं अब इस पूरे दिल्ली में जो पूरी लड़ाई है, इसमें केजरीवाल की जान को खतरा है, मनोज तिवारी ऐसा कहते हैं। इसके बाद तमाम बातें हो रही हैं कि जो जेल के वीडियो पे जो बातें हो रही हैं, इसके साथ एक है कैश फॉर टिकट का, जिसमें अखिलेश त्रिपाठी फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच वांच हो रही है, एसीबी ने जांच की है। इसके अलावा वो कथित लिकर स्कैम का मुद्दा है, जिस पर भी काफी बातें हो रही हैं। मनोज जी, आपके पास में आता हूं, और इस पे मेरा एक सवाल ये है, जो आज का डेवलपमेंट है, जब हम एपिसोड शूट कर रहे हैं, कि लिकर स्कैम में चार्जशीट दायर हो रही है आज की तारीख में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस पर सबसे अधिक हमला किया गया, मनीष सिसोदिया के ऊपर, उनका नाम चार्जशीट से मिसिंग है। सर, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं सर? इस पूरे डेवलपमेंट में क्या लिंक्स हैं जो मिसिंग हैं, क्या बातें हैं जिन पर अभी बात होनी चाहिए? मनोज जी। असल में मुझे अलग लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि नगर निगम चुनाव को ये लोग आम आदमी, भाजपा आम आदमी के पिच पे ही लड़ना चाह रही है और उसको ले आई। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, पीटीसी घोटाला भी सामने है, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये बात इतनी हाइप कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी कि मुझे ये लग रहा है कि जानबूझ के अभी ईडी वो हाथ डाल नहीं रहे, आने वाले समय में उसको डालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह तैयारी से इन्होंने की है उसमें ऐसा तो है नहीं कि ये बेगर और एक्सपोज किए। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी पूंजी थी वो है कि वो अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार रहित हम शासन देंगे। वो तमाम तरह से भाजपा उनको भ्रष्टाचारी, उनके लोगों को भ्रष्टाचारी, उनके उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी ये साबित करने में लगी हुई है। इसीलिए वो सत्येंद्र जैन का पुराना वीडियो, या सत्येंद्र जैन, अब वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल अभी भी ये कि सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप है आपको पता है। अब वो जानते हुए भी सारी चीजों को वो इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को ये लगे कि वो निर्दोष है। और पहले से ही उन्होंने, जैसे मनीष सिसोदिया की पर अभी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे पता चला है कि उनकी गिरफ्तारी होगी और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी भाजपा भी थोड़ी चालाकी से वो चुनाव तक, मुझे लग रहा है इसी रफ्तार से वो लोग चलेंगे। जितना एग्रेसिवनेस चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी का था उसको काफी कम करने में भाजपा सफल हुई है। भाजपा जीतेगी, आम आदमी जीतेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो है कि वो एग्रेसिवनेस कम हुआ है, और शायद ये भी एक कारण है कि जिसके चलते दिल्ली नगर निगम का चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ किया गया, क्योंकि भाजपा के पास बड़ा तंत्र है, वो एक साथ कई राज्यों में चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी के पास उतना बड़ा तंत्र नहीं है, तो इसलिए, और उनकी मजबूरी ये है कि पहले अपनी दाढ़ी में लगी आग को मिटाएंगे या दूसरे की बुझाने जाएंगे या दूसरे जगह लगाने जाएंगे।
इसलिए उनकी मजबूरी ये है कि वो दिल्ली बचाने में लगेंगे। उधर गुजरात से फोकस कम होगा और तो वो दिल्ली में सारी ताकत लगाएंगे। इसी दुविधा में तब तक चुनाव निकल जाएगा और वही होता जाता दिख रहा है। जैसे हम सबने देखा कि सत्येंद्र जैन का पुराना वीडियो दिखाया गया और ये तय है, मतलब कोई ये सीक्रेट नहीं है कि वो वीडियो कैसे बाहर आया होगा। जाहिर तौर से वो उसी तंत्र से आया होगा जिस तंत्र से उनकी सरकार के खिलाफ सब या काम जैसा हो कुणाल जी कह रहे हैं कि वो पेन ड्राइव में पहले सेव करके रखा गया था, रखा उसी गया, समय पे निश्चित रूप पत्रकारों से के ग्रुप में डाल दिया गया। डाल दिया गया होगा और किया उन्हीं लोगों ने होगा जिन लोगों को इनको एक्सपोज करना है। हमें आपको तो गरज है नहीं, तो इतना जासूसी, हमें तो ये है कि सूचना मिलेगी तो हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम लिखेंगे या अपने चैनलों पर दिखाएंगे, लेकिन हम उसके लिए जासूसी करेंगे ऐसी कोई संभावना है नहीं। जेल में पहले भी ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हरशरण सिंह बल्ली भाजपा सरकार में जेल मंत्री थे और उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहे। और हम लोगों को पता है कि वहाँ जैसे अभी सेवा शुश्रूषा हो रही है उसी तरह से सेवा शुश्रूषा उनकी भी हो रही थी। तब वीडियो ऐसा नहीं आया, भाई मुंह से आपसे हमसे बातचीत में हुई कि उनकी बल्ली जी की खूब सेवा हो रही है। उसी तरह जैन साहब जेल मंत्री थे और उनकी जेल में खूब सेवा हो रही है। तो इस सरकार अलग तरह से है भी, मैंने अकेली सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही नहीं है और 80% भी अब विभाग दो ही मंत्रियों के पास है, दो ही मंत्रियों के पास, 3 मंत्रियों के पास गिनती के विभाग है। वो अपने तरह से अलग तरह से इन्होंने किया है। अब वो पता नहीं वो अलग राजनीति करने का जो अपना कहते हैं उसका हिस्सा है या राम जाने, लेकिन अजीब तरह से सरकार अपनी चला रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में, अभी तो मान लीजिए आज 25 तारीख है, चुनाव में अभी टाइम है, चुनाव प्रचार अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि ये इतना इनको इनकी ही पीठ पर इतना एक्सपोज कर देगी भाजपा कि ये डिफेंसिव होकर चुनाव प्रचार करने। मनोज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी आम आदमी पार्टी की टर्फ पे आके खेल रही है। रामेश्वर जी, मैं इस पे आपसे मुखातब हूं कि अगर ये कह रहे हैं मनोज जी जैसा कि उनकी टर्फ पे आके प्ले कर रही है, मनीष सिसोदिया के बार बार ये केजरीवाल कह रहे थे कि जेल में डालना चाहती है, जेल में डालना, तो उन्होंने जेल में नहीं डाला, ठीक है। और काश एक ये भी शायद जैसा ये मनोज जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो वहां पे कम फोकस करेंगे, वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे चीजें फिसल जाएंगी हाथ से। आप कितना सहमत है रामेश्वर जी इससे? और साथ में ये भी कि ये जो पूरा कैश फॉर टिकट का एक हम हेडलाइन देख रहे हैं लगातार, वो हेडलाइन कितनी सटीक बैठ रही है? क्योंकि एक बंदा है जो कथित तौर पे घूस का लिया हुआ पैसा लौटाने जा रहा है तब पकड़ा जाता है, ठीक है। एसीबी की जांच होती है तो बयान आता है कि जिन्होंने पैसा लेकर जिन्होंने पैसा दिया उनको टिकट नहीं मिला, ये आम आदमी पार्टी है, इस तरह से बयान आते हैं। रामेश्वर जी, बीजेपी की टर्फ क्या, मतलब उनको आम आदमी पार्टी से एमसीडी इलेक्शन में थ्रेट दिख रहा है तब इतना एग्रेसिव है, या सीन क्या है? कैश फॉर टिकट सब कुछ पे? देखिए, ये वो कहता है इतिहास अपने आप को दोहराता है। केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, वो बहुत पहले से लगाते रहे। अच्छा, दिल्ली वालों को ना इस टाइप की राजनीति को देखने समझने बूझने की आदत, हमें नहीं पता था कि दिल्ली की राजनीति ऐसी भी हो सकती है। इतने दिनों तक रामलीला मैदान में इतने जज्बे के साथ लोग जुटे रहे, ये हमने दिल्ली में पहली बार देखा। कुणाल और हम डिस्कशन करते थे, मेट्रो के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी, चूहा चूहा टाइप की कुछ नारेबाजी होती थी। फिर कुणाल जी मुझे बताते थे, नहीं नहीं रामेश्वर जी, वो ये है नारेबाजी का मतलब। तो ये हमने वो दौर पहली बार देखा। क्या क्या केजरीवाल जी, क्या नारेबाजी थी, प्लीज बताइए सर। वो हुआ 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 और वो फलाना दिमाग का चूहा, ऐसा कुछ होता था ना केजरीवाल कुणाल जी, हम बिल्कुल डिस्कशन करते थे। कई सारे मंत्रियों को लेकर के, नाम लेकर के। और उस समय ऐसा दौर था रामलीला मैदान में कि आपको मेट्रो में तिरंगा झंडा, पता नहीं कितने सारे तिरंगे झंडे, और पहचान में आ जाते थे लोग कि ये रामलीला मैदान जा रहे हैं। और उनका एक पूरा गुट होता था, कॉलेज के स्टूडेंट होते थे, ऐसे यंगस्टर्स होते थे जिन्होंने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, इस तरीके के लोग होते थे। और वो
दलों में बटे होते थे। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई पार्टी थी, उनका अपना ग्रुप होता था, एक छोटा सा ग्रुप होता था, उस ग्रुप में नारेबाजी करते हुए जाते थे, लेकिन खुल करके नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग पीछे से नारे लगाते थे और हम लोग उस समय जिक्र भी करते थे, रामेश्वर जी और हम लोग सब लोग, और मनोज जी तो हम सबके सीनियर हैं ही। तो हम लोग जब कवर करते थे और उस समय दिल्ली सचिवालय आना जाना रहता था, तो हमारे बीच में यही चर्चा होती थी। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उस समय ये चर्चा होती थी कि आखिरकार इस तरीके से दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ इतना बड़ा विरोध खुल करके, ऐसा नहीं कि दबी छुपी जुबान में। तो ये वो भी एक अलग दौर था, जिस दौर से की पैदाइश अगर हम कहें, उसी से पैदा हुई आम आदमी पार्टी, उसी से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब लोग निकल करके आए। तो वो आंदोलन का अपना अनूठा चरित्र भी था, चेहरा भी था। अपनी दिहाड़ी छोड़कर ऑटो चालक, टीटीसी के कर्मचारी जी तिरंगा लेके रामलीला मैदान में पैदल और मीलों चलते हुए हम लोगों ने देखा लोगों को। लेकिन अब वो उस जज्बे का जो रिजल्ट निकला वो हम सबके सामने है। वो कहना गलत है। और वो मनोज जी, आपने देखा भी होगा कि हम रिपोर्टर्स का जो टाइम, काम करने का जो टाइम था ना, वो हमने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, हम तो जब मन करेगा तब जाएंगे, रात को चले गए। उस पूरे पावर शिफ्ट को देखते हुए आप देख रहे थे। हाँ, अब आपको एक बात एग्जांपल बताऊं तो ये दौर ना दिल्ली वालों ने पहली बार देखा। मैं आपको उस दिन का उस वक्त का एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली का एक बहुत बड़ा सट्टेबाज नामी, अच्छा। वो पूरा टेम्पो केले से भर के लेके आया हुआ। केले से भरे? केले से भर के पूरा टेम्पो, कि भाई कहाँ यहाँ की पे घटना लोगों है? को, दिल्ली में कहाँ की घटना है? ये रामलीला मैदान में जो चल रहा था आंदोलन, रामलीला मैदान में टेम्पो, कि लाखों लोग आए हुए हैं, हजारों लोग आए हुए, उनको जो ना वो खिलाएंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू तो महान आत्मा है, तू तो भ्रष्ट आदमी है, दोस्त अपना। और मैंने कहा तू क्या करा कर? नहीं यार रामेश्वर जी, मुझे पाप धोने का एक मौका मिला, मुझे पाप धोने दो। मैंने क्यों करा? ये आदमी जो ना, मुझे तो सतयुगी लगता है। और वाकई में ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी की जो उस वक्त इमेज थी, इनकी पार्टी की, वो पूरे देश को मुझे लगता है कि उन्होंने आकर्षित किया। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने उसी मामले को बार बार ये उसको रिपीट करते रहे। कोई भी इलेक्शन आया, गोवा का इलेक्शन आया, और जगह का इलेक्शन आया, गुजरात का, पंजाब का इलेक्शन आया, ये रिपीट करते रहे। मारने की धमकी, पीटने की धमकी। शुरुआती दौर में तो केजरीवाल जी को चाटा पड़ा तो पूरा देश सन्न हो गया। केजरीवाल जी सन्न नहीं हो, पूरा देश सन्न हो गया। ये क्या हो रहा है? हमने देखा ही नहीं कभी किसी को पिटते हुए। लेकिन वो रिपीटेशन हो रहा है। और बीजेपी वाले, उनको तो पूरा नेटवर्क है, उन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया। रामेश्वर जी, तिहाड़ जेल के बाहर एक झुग्गी की महिला 30-40 से ज्यादा अखबार, पुराने रद्दी, अपने हाथ में लेके एक एक अखबार लोगों को दे रही थी। पूछा गया कि ये क्या कर रही है? बारिश हो रही थी, आपको याद होगा जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां गई तो गिरफ्तार होने लग गए अरविंद केजरीवाल, तो बारिश हो रही थी। तो वो कह रही थी मेरे पास देने के लिए और खाने के लिए कुछ है नहीं, ये पेपर दे रहा हूँ, इस पे लोग बैठेंगे कम से कम। तो मेरा मैंने ऐसा सेंटीमेंट जगा दिया था अन्ना हजारे के आंदोलन में और इस आंदोलन में, और उसका नतीजा हम लोगों ने इतने ही कम साल में 2012-11 से शुरू हुआ और ये 2022 11-12 साल में, 22 के उत्तरार्ध में हम खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और इतने ही दिन में हमने देख ली ये क्या हुआ। पहली बार हमने ऐसी राजनीति देखी। और लोग बड़े खुश थे, केजरीवाल जी से बहुत खुश थे। लेकिन इतिहास को दोहराया जाने लगा ना, सेम आरोप, सेम बातें, सेम चर्चा। तो और बीजेपी तो जानते हैं, आप उनका नेटवर्क जानते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनके पीछे कौन लोग हैं, क्या नेटवर्क है, सब जानते हैं। तो उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, डिफेंसिव हो गई। अब ये जो हम कह रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, जो हमें शुरू में लगता था कि ये तो कर देंगे, अब तो लगता है कि टक्कर बराबर की और पता नहीं क्या हो जाए। वरना हमें तो शुरू में लगता लोगों के। सबसे पहली बार जिसने थप्पड़ मारा था ना, वो था एक ऑटो ड्राइवर, उसका नाम था लल्ली, जिसके बाद जिसके यहाँ केजरीवाल मिलने भी गए थे फिर। हाँ जी हाँ। और लल्ली से मेरी बात हुई, अभी भी मेरे फोन में उसका नंबर सेव है, अभी भी मेरी कभी कभी बात हो जाती है। बड़ा दुखी रहता है, कहता है आप लोग बार बार बात कर लेते हो, हमारे पास तो कोई फायदा पहुंचा नहीं। मैंने कहा क्या क्या फायदा चाहिए? तो कहे क्या कि अरे उन्होंने तो उस दिन फल की टोकरी वोकरी भिजवा दी थी, खुद मिलने आ गए थे, उसके बाद हमें कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा तुम किस सोच से गए थे?
मैं तो बस ऐसे ही, मेरे दिमाग में कुछ फितूर आ गया था, मैं चला गया। वो एक दिन मुझे मिल गया, मैं ऐसे ही पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहा था। वो आकर मेरे पास आ गया, कहा कि आप कुणाल जी हैं, आपसे तो मेरी बात होती रहती है। मैंने कहा मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा है। कहा मैं लल्ली हूं, मैंने ही थप्पड़ मारा था, आप मुझे मेरे ऊपर कोई कवरेज करो। तो ये अपने आप में एक अजीब सी पूरी विडंबना है कि जो एक एग्रेसिव राजनीति जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, उनकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि जो अपने खिलाफ भी जो तमाम चीजें होती हैं उसको एग्रेसिवली वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये उनकी एक बड़ी खास बात है। लेकिन इस बार पहली बार मैंने देखा है कि एमसीडी चुनाव में थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर सत्येंद्र जैन की बात हुई है, और ये इस समय एक बीजेपी ने एक नया तरीका एमसीडी चुनाव में निकाला कि सुबह 9:30 बजे या 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्टिंग ऑपरेशन, कोई वीडियो, कोई नया हफ्ते में 2-3 दिन तो ये आम है कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में उनकी एक पीसी हो जाती है, पूरा दिन उसको और चर्चा ये होती है। बीजेपी ने और ये बीजेपी ने तरीका निकाला है कि आम आदमी पार्टी को कैसे काट करना है, तो उनको उनकी पीसी करने से पहले हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। एक होता है कि नरेटिव कौन पुश कर रहा है जनता के बीच में, तो ये नरेटिव पुश करने की बात है। बीजेपी ने इस चुनाव में, जीते हारे पता नहीं क्या होगा नतीजा, लेकिन इन चुनावों में उन्होंने नरेटिव पुश करने की कोशिश की है कि सुबह में एक ऐसा नरेटिव हम डाल दें जिस पर लोग दिन भर उसकी चर्चा करें, वही बात चर्चा में रहे। चाहे वो सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो हो या खाने वाला वीडियो हो, या फिर आज की हम बात कर लें, आज एक नया मामला आ गया कि किस तरीके से विजिलेंस जो डायरेक्टरेट है उसने स्कूल के जो क्लासरूम्स बने उसमें घोटाले की बात की। तो वो चाहते हैं लगातार कि एक नैरेटिव हर रोज हम एक ऐसा तैयार रखें कि उनकी नाकामियों पर 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर एग्रेसिव हो उससे पहले वो अपना एजेंडा सेट कर देते हैं और दिन भर उस पर चर्चा होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये खेल है जो इस बार बीजेपी अच्छी तरीके से कर रही है। शायद उनके केंद्रीय नेतृत्व का ये एक तरीका है अरविंद केजरीवाल को थोड़ा कंट्रोल में रखने का। लेकिन नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, नतीजे पर क्या होगा इसका असर तो नहीं पता है, लेकिन ये एक तरीका तो देख लिया, एक फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट। हाँ रमेश्वर जी, आता हूं आपके पास। ये एक बड़ी बहस है इसमें, जो हम लोग एज ए पत्रकार भी रोज देखते हैं कि दिल्ली को लेकर दिन भर एक एजेंडा कम से कम जरूर हॉट प्लेट पे रखा होता है। उस दिन तापमान उसका बढ़ा होता है और उस दिन सबके डिफेंसेस और सबके ऑफेंसेस अपनी तरफ से सेट होते रहते हैं। और इस सब में जब हम बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम बीजेपी, इस सब की जब चर्चा करते रहते हैं, इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के अंदर का डिसेंट जो है उसकी भी बड़ी चर्चा है। जैसे अभी मैंने अखिलेश पति त्रिपाठी की बात की, उनको एसीबी की जांच के दायरे में है, लेकिन ये ही एक एग्जाम्पल नहीं है। आपके मटियाला से विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, वो आपका श्याम विहार में एक मीटिंग में पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे समर्थक ही उनको पीटना शुरू कर देते हैं। बीजेपी, इसका वीडियो बड़ा वायरल होता है कि बीजेपी के लोग इसका वीडियो अपने अपने तरीकों से उठा के शेयर करते हैं। ये आरोप लगते हैं कि मतलब इस तरह की जो लाइन सेट होती है कि ठीक है भाई, आप अखिलेश पति त्रिपाठी के लिए बोल रहे थे कि भाई वो प्लांटेड है और ये इस तरह की बीजेपी के अपने आरोप हैं, बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है, ये है वो है, लेकिन भाई अब आपके ही कार्यकर्ता पीट पाट रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। और फिर ये भी बात होती है कि भाई आप साइलेंट हैं इस पे, इस पूरे मसले पे कि आपके विधायक को पीटे, एक जनप्रतिनिधि को पीटा जा रहा है। सर ये क्या है? कुणाल जी आप बताएं, फिर मैं मनोज जी के पास चलता हूं। देखिए, इसमें एक तरीके से मैं लगातार कर रहा हूं कि हम जब पॉलिटिक्स को कवर करते हैं ना, तो हम एक डायग्नोज करते हैं, एक लाइन ऑफ, जो जैसे डॉक्टर देखते हैं ना कि क्या क्या हुआ उसमें, पहले क्या हुआ, फिर मेडिकल भाषा, डायग्नोसिस जो होता है, तो हम उसको डायग्नोज करते चलते हैं। तो जब आप इस पूरे पॉलिटिकल जो घटनाक्रम है इसको का डायग्नोसिस करेंगे तो आपको इसका एक टेम्पलेट दिखेगा। टेम्पलेट ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से एग्रेसिव कैंपेन का मुद्दा छेड़ा और उसमें उन्होंने कुछ, हो सकता है इसमें हमें ये पता नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से
कितना इन्वॉल्वमेंट है बीजेपी का। लेकिन जिस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जिसने पहला आरोप लगाया कि उस टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है, उसको बीजेपी ने शामिल करवा लिया। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको बीजेपी ने 2 दिन पहले शामिल करवा लिया है। उसके बाद एक महिला आती है, वो भी खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है, वो भी बीजेपी के मंच पर आके करती है। तो क्या इसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो बगावत है उसको बीजेपी पीछे से हवा दे रही, पीछे से पुश कर रही है, ताकि उनका नैरेटिव बना रहे। तो ये एक तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक सेट पैटर्न है, एक सेट एजेंडा है। एजेंडा को कहीं ना कहीं वहां पर लाने के लिए ये जो केजरीवाल साहब का खेल था, स्टिंग कर लेना या किसी के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाना और फिर वहां से चले जाना, तो उस खेल में यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कुछ दांव चल दिया जाए। और कहीं ना कहीं उस दांव की जब चर्चा होती है ना आम लोगों पे, जैसे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो कामयाब भी हो गई कि देखिए हो तो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पिट रहा है। मटियाला के विधायक गुलाब सिंह क्यों महत्वपूर्ण है? सिर्फ मटियाला के विधायक है ऐसा नहीं है, गुजरात के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी, और गुजरात में भी चुनाव हो रहा है जी। तो अगर गुलाब सिंह पिट रहे हैं तो मैसेज सिर्फ दिल्ली में नहीं जा रहा है, गुजरात तक पहुंच रहा है। तो ये जो पिटने पिटवाने खिलाड़ी ये सब तो है, कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल खेल है। अब कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, इसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लग रहा है कि इस तरीके का कुछ कोई वायरस चल रहा है जो एक के बाद एक को वहां पर घुसता चला जा रहा है, जैसे होता था ना कोविड के, गुलाब सिंह आपको हो खुद ही गया तो आपसे। हाँ, गुलाब सिंह ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि बीजेपी के लोग मुझे पीटने वालों को बचाने के लिए थाने में पहुंचे थे और ये सब चीजें हैं। उन लोगों को भाजपा का उम्मीदवार मौजूद था। और जिसमें आप जिस झंझट की बात कर रहे हैं आप लोग, जो पार्टी के बीच में होता है, हमने ये मतलब बंगाल चुनाव में भी देखा। वहां पे बीजेपी बैकफुट पे थी, क्योंकि वहां के लोग टिकट बांटने, टिकट काटने को लेकर बीजेपी के लोग वहां पे पार्टी के खिलाफ पार्टी पे हमलावर थे। वहां पे हमने वहां पे बंगाल चुनाव में देखा पिछले साल। मनोज जी, कैश फॉर स्कैम की बात, क्या कैश फॉर टिकट की बात हो रही है, इस पूरे स्कैम को जिसको बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें हुई हैं आरोप की शक्ल में अगर कहा जाए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर, क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, ये केजरीवाल जी को तो पता होगा, लेकिन वो इसे स्वीकारेंगे नहीं आसानी से कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं या वो भी उसी राजनीतिक सिस्टम में हैं जिस राजनीतिक सिस्टम में भाजपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां रहती आई। ये केजरीवाल जी को पता होगा या वो मन से भले इसको स्वीकारे नहीं, लेकिन इनको स्वीकारना चाहिए कि जो लोग उनके साथ जुड़े हों कोई आसमान से आए हुए चमत्कारी पुरुष नहीं है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि मुकेश गोयल नाम के एक नेता जो कांग्रेस में वर्षों रहे और सभी महत्वपूर्ण नगर निगम के पदों पर रहे, उन्होंने एक जेई से पैसे मांगे नहीं मांगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताओ उस मुकेश गोयल को हम सब जानते हैं। आपके पास वो आए तो आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पास है कि आपने उसको छुआ और वो सोना बन गया? तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भी चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए, आप भी लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। टिकट में पैसे लेकर टिकट देने की बात कोई नहीं तो है नहीं। हाँ, अब ये जो फर्क पड़ा है वो और खतरनाक हुआ कि पहले दल जो है वो चंदा भी लेते थे और इस तरह के डोनेशन पब्लिकली लिया करते थे। गांव के लोग इकट्ठा होकर पैसे देते थे चुनाव लड़ने के लिए। अब तो आप वो सब बंद करके कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो साहब कट्टर ईमानदार हैं, हम 1 रुपया किसी से नहीं लेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, और पता लगा कि इतने लाख रुपए लिए आपके फलाने चेले ने, फलाने अखिलेश त्रिपाठी ने, तो फलाने ने। तो ये मुझे लग रहा है कि इसको स्वीकारना होगा कि राजनीति ऐसे ही चलती है और इस राजनीति को शुद्ध करने के लिए कठोर जो वायदे आप लोगों से किए हैं उस पर कठोरता से आपको अमल करना होगा, आपको दिखाना होगा। इसी दिल्ली में हम लोग बूढ़े हो गए, अब इस दिल्ली में 35-36 साल पत्रकारिता करके हमारे श्री रामेश्वर है, कुणाल जी भी काफी सीनियर है। हम लोगों ने देखा है इसी दिल्ली में 50,000 रुपए में लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इसी दिल्ली में मैं भाजपा के 2 ऐसे मेयर को जानता हूं जो 10,000 रुपए अपनी जेब से खर्च करने की स्थिति में नहीं थी, पार्टी ने चंदा करके उनको चुनाव लड़वाया और चुनाव जीतने के बाद मेयर बनवाया।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी बड़ी ईमानदार, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। जब प्रवेश जी सारा जिनकी राजनीति किए, आपको पता होगा, जो आदमी 8 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, उसके पास रिफ्यूजी कोटे का मिला हुआ 2 कमरे का घर था, जो अपना कपड़ा भी चेंज करते थे तो पब्लिक के बीच में जाके करते थे। और वो आदमी 1952 में एमएलए थे, जब दिल्ली में पहली विधानसभा बनी। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो इस दिल्ली में आप ईमानदारी राजनीति, इसके लिए आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है। जब प्रवेश जी ने कभी ढोल नहीं पीता कि वो ईमानदारी है और ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। हम सब जानते थे कि जब प्रवेश जी के क्या क्या शौक हैं और वो कैसे पूरे किए जाते हैं। पूरे जिंदगी उनके पास गाड़ी नहीं थी, ऑटो से चलते थे। और एक जब प्रवेश जी नहीं है, मैं तो 10 नाम इसी का जिन लोगों का लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के डीटीसी बस में यात्रा करते हुए देखा। ये तमाम तरह की चीजें हैं और आम आदमी में भी बहुत सारे ईमानदार लोग होंगे और होने भी चाहिए। राजनीति, देश ऐसे ही नहीं चल रहा है। अगर सारे भ्रष्ट होते तो ये देश चलता ही नहीं जी। लेकिन हम ये जबरदस्ती इस बात को और गलत को गलत नहीं स्वीकारें और जबरदस्ती हम इस बात को, जिसको हम लोग या हम भाषा में, जैसे मैं ओरिजिनल बिहार का हूँ तो थेथरई कहते हैं कि हम थेथरई करेंगे नहीं, हम तो कट्टर ईमानदार है, तो ज्यादा गड़बड़ है और उससे राजनीति का ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिर उससे आप ज्यादा एक्सपोज होंगे। देखिए, पार्टी तो पैसा लेती है, ये तो जग जाहिर है, कोई दिक्कत नहीं है। कई साल पहले आपकी जानकारी में होगा कि दिल्ली के 2 बहुत बड़े कांग्रेसी नेता देर रात को 2 बजे जी ब्रीफ केस लेके एक बहुत बड़े नेता के घर के बाहर पहुंचे। आपकी ही आज तक वालों ने, उसमें कुणाल भी शामिल है, स्टिंग किया था। रात को 2 बजे आपने रिकॉर्डिंग करके चला दिया, सुबह दिल्ली में हंगामा हो गया। तो पार्टी पैसा लेती है, ये तो बहुत सामान्य बात है। लेकिन सवाल ये है, जैसे भी कुणाल जी ने बताया कि 300 रुपए एक मीटिंग होती है महीने में, पार्षद को मात्र 300 रुपए मिलते हैं। तो वो भाई मेरा पैसे क्यों दे रहा है टिकट पाने के लिए? हाँ, ये आपके पास वाजिब कुछ सवाल है, है, ये सवाल उठना चाहिए, वाजिब है, वाजिब सवाल है ना हाँ। कि भाई एमएलए की तो तनख्वाह ठीक है, वो लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है। और आपके पास पार्षद फंड है, एमएलए के पास फंड है, काम फंड करवाने है, का सब फंड है, कुछ है, तमाम चीजें हैं। तमाम चीजें। लेकिन ये है कि भाई ठीक है, पार्टी को तो चाहिए, पार्टी तो जो कोई भी इलेक्शन लड़ेगी उसको पैसा चाहिए, कहीं से भी आए, वो तो शुरू से चल रहा है। वो तो जब से देश में लोकतंत्र हुआ, सरकारी चली हो रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि ये बंदा पैसे क्यों दे रहा है? उसने बोला मैं 80 लाख दे रहा हूं, वो कह रहा है मैं 90 लाख दूंगा, वो कह रहा है कि मैं 1 करोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, तुम यार ये मामला क्या है? तो देखिए, एक तो सीधी सीधी बात है कि कुर्सी का नशा होता है, सत्ता का नशा होता है, वो तो होता ही है, ठीक है, उसको तो कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि जब आप काउंसलर बन जाते हैं, काउंसलर बनने के बाद इनडायरेक्टली आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? मजा आ जाएगा, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। बताइए क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपके घर पे 2 सारे या राज 3 जो है खोल ना देंगे सरकारी रामेश्वर जी, है। कुणाल जी, आज सारे राज खोल ही डालिए। नहीं, वो राज नहीं, वो तो प्यार मोहब्बत की आपस की बात है। सबसे पहले चलिए आप अपनी बात, हाँ बिल्कुल। बताइए रमेश्वर जी। सबसे पहले तो जो काउंसलर है, अगर वो किसी कमेटी का चेयरमैन है, 22 कमेटी होती है, 22-24 कमेटीज हैं, बागवानी कमेटी, हेल्थ कमेटी, कम्युनिटी कमेटी, ये कमेटी, फलना कमेटी, बहुत सारी कमेटी। अगर उस कमेटी का चेयरमैन है, उस कमेटी के पास कोई पावर नहीं होती। लेकिन अगर वो उस कमेटी का चेयरमैन बन गया तो 3 या 4 चपरासी तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं। 4 नौकर होते हैं जो बेचारे 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं, 3-4 उसके घर पे जाते हैं। ड्राइवर सरकारी, ठीक है सर, उसके घर जो सब्जी पहुंचेगी सरकारी, फल फ्रूट पहुंचेंगे सरकारी, कार में उसके जो पेट्रोल डलेगा वो भी सरकारी। मतलब आप मुझे सवाल करते रहिए, मैं बताता रहूंगा। इलाके के अंदर सारा सबसे बड़ा जो खेल है वो क्या होता है? सबसे बड़ा खेल है कि इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बाय लॉज वो है एमसीडी के पास, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त है। केंद्र सरकार ने उनको अधिकार दे रखे कि दिल्ली को संवारना, बनाना कैसे बने वो तुम्हारा काम है। ऊंची जाएगी या ऐसी जाएगी वो करेंगे। आप ये देख लीजिए, नक्शा आप पास करवा लीजिए, ऑनलाइन है, सब कुछ करवा लीजिए आप नक्शा, उसके बाद भी आप करके दिखाइए। सब कुछ बटा हुआ है, पूरा करप्शन है, पूरा बच्चा, सबको पता है। 20 साल पहले भी ये था, आज भी है, 20 साल बाद भी रहेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा रोचक पहलू है। एक बार हमने एक स्टोरी की थी। स्टोरी ये की कि जब हम उस समय टाउन हॉल में एमसीडी का मुख्यालय हुआ करता था, पुरानी दिल्ली में, जहाँ के रामेश्वर जी हैं ओरिजिनली,
अभी तो रोहिणी वाले हो गए, अब तो काफी दिल्ली के पॉश इलाके में काफी पहुंच दूर गए चले गए आप। लेकिन पहले पुरानी दिल्ली में जन्मे हैं और बहुत बहुत रमे हुए हैं। पुरानी दिल्ली के एकदम माहिर खिलाड़ी हैं। कभी आप बात करेंगे तो वहां की पूरी भाषा भी बता देंगे कि कैसे होती है वहां की। खैर, उस पर कभी और हम चर्चा कर लेंगे। तो वहां पर जब हम गए तो हम स्टोरी करने गए कि आखिरकार सारे जो ड्राइवर थे, जिन ड्राइवरों की बात कर रहे थे अभी रामेश्वर जी, वो एक कमरे में बैठ करके ताश खेल रहे थे। अच्छा। तो हमने कहा कि अरे भाई, आप लोग ताश खेल रहे हो तो गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी कोई तो चला रहा होगा ना, महामहिम जो कमेटी के चेयरमैन है, पार्षद महोदय, उनकी गाड़ी कौन चला रहा है? अधिकारी साहब है। तो कहा क्या कि वो सब बेलदार चलाते हैं। अच्छा, जो गाड़ी बेलदारी करता चलाना है। बेलदारों की, जी हाँ, साफ सफाई। और बेलदार क्यों चलाते थे? क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते। ये ड्राइवर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो भेद जान जाएंगे। कल की तारीख में इंक्वायरी हो गई तो कुछ ना कुछ राज इधर उधर हो जाएगा। तो बेलदारों से गाड़ी चलवाई जाती थी और ड्राइवर पत्ते खेलते थे। तो ये खेल है एमसीडी का। एमसीडी में सैलरी नहीं है, लेकिन कमाई पूरी है, मोटी कमाई है। हर रोज बधा हुआ है। बेलदार का काम झाड़ू लगाना कम, वहां का खबरी ज्यादा होता है कि रामेश्वर जी ने अपने गली में एक ईंट किसके घर में लगी है और दूसरी ईंट किसके घर में लगी है। उसके यहाँ अगले दिन नोटिस ना चस्पा हो जाए तो आप बताइएगा। वसूली का काम वही लोग करते हैं। जेई जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भर्ती होने का कितना पैसा मिलता है वो रामेश्वर जी जाने, उनकी सैलरी क्या होती है, लेकिन उनको कितना घूस दे करके करना होता है। क्योंकि जूनियर इंजीनियर ही सबसे सर्वे सर्वा होता है। कई मामलों में तो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पानी भरते हैं, क्योंकि यही सबका आंखों का तारा होता है। वो कमाई करके लाता है, वो पॉकेट में डालता है पैसा। तो वो जो होता है ना, जैसे कि कांस्टेबल हुआ, वो सबसे बड़ा वहां पर जाकर के अपना नजर रखता है। तो वो बीट पारखी अफसर। नजर बेलदार और जेई के थ्रू पूरा सिस्टम चलाते हैं पार्षद। तो इसीलिए पार्षदों की चलती है। उनको पता है वो अपने हिसाब से जेई की भर्ती कराने के लिए कि हमारे इलाके में कौन सा जेई लगेगा, उसके लिए इतनी पैरवी होती है कि जो जुगाड़ू जेई है, जो पैसा वसूलने में बिल्कुल माहिर है, मक्खी चूस है, एक एक दाना निचोड़ करके ले आता है, उसकी अपने इलाके में किसी तरीके से पोस्टिंग हो जाए, उसके लिए खूब बोलियां लगती हैं और खूब पैरवी होती है। तो यही सब खेल है और उसमें खूब मजा आता है। रामेश्वर जी और हम जब करते थे एमसीडी कवर, तो हम लोग कई बार कहते थे कि दिल्ली सरकार में क्या मजा है। जो रस इस एमसीडी को कवर करने में है ना, वो दिल्ली सरकार को कवर करने में मजा और नहीं आप है। जो है और सिद्धांत जी, आप ना कभी सिविक सेंटर में जाइए, जो इनका मुख्यालय है। जी, मैं गया हूँ। मुख्यालय में नेताओं के जो रूम्स है ना, रूम आप देख लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के अंदर जो आईएएस अधिकारी, उनके कमरे भी ऐसे नहीं होंगे। मैं तो अभी क्यों नहीं होगा नशा? मैं सिविक सेंटर आपका मुश्किल से 5-6 महीने पहले गया था, जब मुझे जहांगीरपुरी में एक्शन के बाद राजा इकबाल सिंह का इंटरव्यू करना था। तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, तब मैंने सिविक सेंटर को टहल घूम के थोड़ा देखा था, और आपकी बात से मैं वाकिफ भी थोड़ा रखता हूँ। और कुमार कुणाल जी जो बता रहे थे अभी कहानी बेलदारों की और ड्राइवरों की, इससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है बनारस के। मतलब मैं गांव बताऊंगा तो लोगों को पता चल जाए कहानी किसकी है, और कई सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी इसमें। तो लेकिन मैं बताऊंगा, गांव का नाम नहीं, तो बनारस से सटा हुआ एक जिला है और वहां का एक गांव है। वहां पे कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक जो होते हैं, सीएचसी पीएचसी होते हैं, और सीएचसी में एक सफाई कर्मी है, और सफाई कर्मी तनखैया है, मतलब उसको सैलरी मिलती है, और उसने वो खुद नहीं जाता है काम पर, उसने किसी और को रखा हुआ है, वो उसको 5-10 हजार रुपए देता है। और सफाई कर्मचारी जो है वो मूलतः बैंड जो होता है, शादियों के बैंड होता है, वो बैंड पार्टी चलाता है उस गांव में। और उस गांव में बैंड पार्टी उसकी है, अपनी है वो बैंड पार्टी। वो कभी काम पे नहीं जाता है, वो साइन वाइन करने जाता है कभी कभी, और 10-15 हजार 12 हजार रुपए वो उस व्यक्ति को देता है जो उसकी जगह वहां पे काम कर रहा है। तो मैंने पूछा कि ये व्यवस्था क्यों है, आपको उस व्यक्ति को भी ज्यादा काम तो करना नहीं होता है? तो उसने कहा कि बोला सर, हमारे पास विभाग के बहुत सारे काम आते रहते हैं, वहां पे जाओ, ये देख लो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और बोला सर कि अब हम उसी में फंसे रह जाते हैं, तो हम यहाँ पे कहाँ से करवाएं। तो कुमार जी, आपकी बात सही है। आप मतलब तो वो तो बनारस की बात, आपने किसी गांव की बात कही, ये बिल्कुल दिल्ली के दिल, राजधानी के बीचों बीच ही बात कर रहे हैं आप। देश की एकदम खेल, पूरा जबरदस्त खेल होता है। और आप जाएंगे ना तो पूरा
रस आनंद आ जाएगा और किसी को कोई मुगालता नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा। सब कुछ एकदम बिल्कुल ठोक करके, एकदम सीना ठोक करके, करप्शन का वो ऐसा अड्डा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार होता है कि बड़े हम निटी ग्रेटीज में, टेक्निकलिटीज में फंस जाते हैं। अब जैसे यूनिफिकेशन हुआ एमसीडी का, तो लोग कहते हैं क्या बदलेगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो गई। अब 1996 में जो मौजूदा स्वरूप है एमसीडी का वो आया था, उसमें दिल्ली सरकार को बहुत सारी पावर दी गई। और जब 2012 में जब ट्राइफर्केशन हो रहा था, 3 हिस्सों में बांटा गया, तो और सारा पावर दे दिया गया। यानी अरविंद केजरीवाल साहब सबको खुश होना चाहिए था कि एक तरीके से उनका एमसीडी पर सीधा सीधा अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शायद गलती की है। मैं इसीलिए कहता हूं कि 7 दिसंबर को चाहे कोई पार्टी जीतेगी, कोई भी पार्टी हारेगी, लेकिन दिल्ली की जनता को हारना तय है। क्योंकि जो केंद्र ने यूनिफिकेशन का बिल लाया है ना, उसमें वापस सारे अधिकार केंद्र के पास चले गए। यानी अगर आम आदमी पार्टी की भी सत्ता चली आती है एमसीडी में, तो केंद्र सरकार, अभी सिर्फ दिल्ली सरकार कहती है ना कि हमें केंद्र परेशान करता है, तो वहां वो भी टसल शुरू हो जाएगा, एक और पैरेलल टसल। बिल्कुल बिल्कुल। तो केंद्र बनाम दिल्ली बनाम एमसीडी, ये चलता रहेगा। और अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो फिर तो दिल्ली सरकार के थ्रू ही जाना है, तो वहां पर जो मौजूदा सिस्टम है वो बना ही रहेगा। मौजूदा सिस्टम फिर खत्म होगा ही नहीं। जो बीजेपी की सत्ता अभी चल रही, तो फिर मौजूदा सिस्टम में रच बस गए, सब लोग कह रहे हैं कि अरे चलो ठीक है, चौथी बार भी जीत गए तो कौन सा ही भलाई कर देना है। तो जो भी नतीजे हों 7 दिसंबर को, हारना दिल्ली की जनता को है, वो तय है। इसके बाद स्थितियां और खराब होने वाली। यूनिफिकेशन से बहुत ज्यादा फायदा होगा ये मुझे लगता नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक रिग्रेसिव कदम है, प्रोग्रेसिव कदम नहीं है। जब हर जगह बात होती है कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए पावर को, उसमें आप सेंट्रलाइज पावर कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी प्रोग्रेसिव मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ये एक रिग्रेसिव कदम है और इससे बहुत ज्यादा जनता को फायदा नहीं होगा। डिलिमिटेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर के इसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं इस इलेक्शन के, वो बहुत दिनों तक हमको देखने के लिए मिलेंगे। जी।